हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका ए स्क्वायर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में। पिछले जो सेशन में था हम लोगों ने कवर किया था, इसके पिछले जितने भी टॉपिक है 1 2 3 वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको फोर्थ टॉपिक कंप्लीट करके दे रहा हूँ। आपको इसमें समझना है कि क्या चीजें हम लोगों को बुक में दी गई हैं, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में हिटलर के बारे में बताया था, हिटलर के जो जर्मनी में जो हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई थी उसके बारे में सब कुछ बताया था। हिटलर ने कैसे जो है जीनोसाइड वॉर किया था, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी मैंने आपको फोर्थ वाले सेशन में ये भी बताया था कि भाई ये चीजें कहाँ से शुरुआत हुई थी, आखिर जो नाजी पार्टी थी उन्होंने कहाँ शुरुआत की, उनके टाइम में जो लोग थे वो कैसे थे, वो किन किन लोगों से हेट करते थे, किन लोगों से जो है अपना सिंपैथी रखते थे। तो ये चीजें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में बात की थी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फोर्थ टॉपिक के बारे में। फोर्थ टॉपिक में आपको बताया गया है यूथ इन नाजी जर्मनी। आखिर जब नाजी जर्मनी बनके तैयार हुआ था, जब हिटलर आ गए थे, चांसलर बन गए थे, तो उस समय हिटलर ने यूथ के साथ में कैसा व्यवहार किया, यूथ को कैसे ट्रीट करते थे, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। जो बच्चे हुआ करते थे जो आगे जाके यूथ बनेंगे और उन बच्चों को कैसी पढ़ाई दी जाती थी नाजी के टाइम में, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी से। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों को स्कूल में पढ़ाना और उनको ग्रोथ कराना, ये सब तो एज यूजुअल चल रहा था, लेकिन ये चल रहा था हिटलर की सोच के ऊपर। हिटलर जैसा उन्हें बनाना चाहता था वैसा यहाँ पर स्कूलों को बदल दिया गया। सबसे पहले क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके जो टॉपिक में दिया गया है स्टूडेंट्स, मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं अपनी तरफ से बाकी कुछ नहीं बताना चाहूंगा, मैं आपको बस वही चीजें बताऊंगा जो आप पेपर में लिखोगे और वो सारा का सारा आपके सिलेबस से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सिलेबस में क्या है, मैं उन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि जो नाजी टाइम में स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनका जो टीचिंग स्टाइल था उनको बदला गया। राइट, पूरी के पूरी कंट्री में इन लोगों ने नाजी सोसाइटी बनाने की डिस्कस के बारे में सोचा। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये लोग टीचिंग करते थे चिल्ड्रन को नाजी आइडियोलॉजी के जरिए। जितना भी नाजियों को अपने अकॉर्डिंग बनाना था यूथ को, उन वो लोग अपने हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाते थे और अपने हिसाब से बच्चों को सारी चीजें सिखाते थे। इन लोगों ने कभी भी ज्यूज का या फिर जिप्सीज का या ब्लैक्स की सोच को बच्चों में आने तक नहीं दिया गया। राइट, और यहाँ तक कि ये लोग ख्याल रखते थे कि ज्यूज के बच्चे और जो नाजी के बच्चे थे वो अलग अलग हो। देखो नाजी कोई वो नहीं है, फैमिली नहीं है, ये नाजी एक पार्टी है। नाजी अपने अकॉर्डिंग जिन 5 बच्चों को बनाना चाहती थी, मैं उनको नाजी बच्चे बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आइए बताते हैं क्या क्या होता था। इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि स्कूलों में ना सफाई करने का काम शुरू किया। अब ये सफाई करने का काम क्या है, सफाई करने का काम झाड़ू पोछे से नहीं है मेरा। सफाई करने का काम ये है, सफाई क्लीन करना एंड प्योरीफाइड करना। मतलब उस स्कूल में से उन बच्चों को हटा दिया गया, जैसे ज्यूज के बच्चे हो गए, ब्लैक्स के बच्चे हो गए, जिप्सीज के बच्चे हो गए, उन सब बच्चों को हटाया गया। राइट, खाली नाजी के बच्चों को ही पढ़ाया गया, आर्यंस के बच्चों को ही पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उन टीचरों को भी हटा दिया गया जो लोग अनरिलायबल थे। ठीक है, जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, मींस आप ऐसे समझ लो जो फेमस नहीं थे या जिनको जो ज्यूज के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, हिटलर को जिन जिन टीचरों को पसंद नहीं करते थे उनको उन्होंने हटा दिया। जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया। सबसे पहले टीचरों को भी यहाँ से हटाया गया। ठीक है, अब स्कूल में उन टीचरों को रखा गया जिनको हिटलर पसंद करते होंगे या जो टीचर्स ज्यूज के बारे में घृणा पढ़ाएं बच्चों को। ठीक है, घृणा करना सिखाएं और नाजी के बारे में सिंपैथी करना सिखाएं। ये जो टीचर कराना चाहते थे उन्हीं टीचरों को स्कूल में रखा गया, बाकी टीचरों को हटा दिया गया। आई होप इतनी चीज क्लियर आपको। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जर्मन्स एंड द ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर। यहाँ पर अगर मान लो जर्मन और ज्यूज के बच्चे हैं भी क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर, तो उनको एक साथ नहीं बैठाया जाएगा, उनको अलग अलग बैठाया जाएगा। ठीक है, नाजी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और ज्यूज के बच्चों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। उनको अगर वो लोग उन लोगों को पढ़ाना है तो उन लोगों को भी उस तरह से पढ़ाया जाएगा कि वो खुद का खुद जो है नाजी पार्टी के सोच रखने लगे और ज्यूज से वो घृणा करने लगे। ज्यूज के बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो ज्यूज से ही वो घृणा करने लगे। ऐसा कुछ क्राइटेरिया इन लोगों ने बनाया। ओके, और इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल जो चिल्ड्रन थे ज्यूज के, उनको फिजिकली जो जैसे कि हैंडीकैप बच्चे हो गए, जो जिप्सीज के बच्चे हो गए, थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक, अनडिजायरेबल बच्चे, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन मतलब जो फिजिकली जो है हैंडीकैप है, जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या है तो टूटा है या सही से काम नहीं कर रहा है,
इन बच्चों को क्या कर दिया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। यहां तक कि स्टूडेंट्स आपको यह भी ध्यान देना होगा कि यहां पर 1940s में इन लोगों ने उनको गैस चैम्बर में भी डाल दिया, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों की भी हत्याएं करी इन्होंने। इन लोगों को इतना भी मतलब दया नहीं बची थी कि इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चे जो कि किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, सोचिए उनको भी गैस चैम्बर के अंदर डालकर उनकी भी हत्याएं करवा दी गई। ये ऐसा कुछ नजर जर्मनी में हिटलर ने किया। तो बड़ों को तो चलो मारना कोई दिक्कत नहीं है कि चलो ठीक है, बड़ों को तो मारा गया वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया, गैस चैम्बर में 1940s के टाइम में इन लोगों ने गैस चैम्बर में डाल दिया बच्चों को और उनकी वहां पर डेथ करवा दी गई। ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि गुड जर्मन बनाने के लिए चिल्ड्रन को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे प्रोसेस ऑफ द नाजी स्कूलिंग। ठीक है, तो जो भी स्कूल बनते थे अब उनको नाजी स्कूलिंग के जरिए प्रिपेयर किया जाता था। नाजी स्कूलिंग का मतलब ये हो गया कि नाजी के ही बारे में सब पॉजिटिव चीजें बताई जाएंगी स्कूल के अंदर। नाजी के बारे में कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों को। एक नाजी का जो इमेज है वो बच्चों के अंदर बचपन से ही एक अच्छी इमेज बनाकर देने का जिम्मा सौंपा गया स्कूलों को। तो ये जो चीज थी यहाँ पर ये शुरू हुई स्कूलों के अंदर, क्योंकि भाई हिटलर का मानना था कि बच्चों को बचपन से जो सिखाओगे वही चीज वो सीखेंगे और आगे जाकर वो वही चीजें करेंगे जो बचपन में उनको सिखाई गई होंगी। इसीलिए उन्होंने स्कूल से ही शुरू किया यूथ को बनाने का। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग पीरियड, ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये प्रिंट करते समय मुझे लगता है ये जी वाला जी जो यहाँ पर है यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, तो इनका क्या है, ट्रेनिंग पीरियड चलता था। आइडियोलॉजी, एक फिक्स टाइम तक इन लोगों को ये चीजें सिखाई जाती थी। किन लोगों को, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, कि स्टूडेंट्स को एक फिक्स टाइम तक ट्रेनिंग चलाई जाती थी कि आपको इतने टाइम तक ये करना है, उतने टाइम तक ये करना है। ठीक है, ये इस तरह का कोर्स टाइप में होता था इनका। फिर उन्होंने स्कूल का जो सिलेबस था उसको भी रीरिटन किया। रीरिटन का मतलब जितना भी पुराना सिलेबस था उनको हटा दिया, अब नया सिलेबस स्कूल में लगाया गया। नया सिलेबस जब स्कूल में लगाया गया तो नए सिलेबस में ये सारी चीजें लिखी गई कि भाई नाजी जो है वो पॉजिटिव है, नाजी के बारे में अच्छा पॉजिटिव चीजें दिखाते हुए नाजी का सिलेबस तैयार किया गया। पुराने सिलेबस को सब कुछ हटा दिया और नए सिलेबस में आप समझ सकते हो, खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अब जब नया सिलेबस बच्चों के लिए बनाया गया है और नाजी हिटलर नहीं बनाया तो नाजी ने अपने बारे में पूरा अच्छे से बताया होगा, उसमें सारी चीजें अच्छी बताई होंगी और जियूस, जिप्सीज, ब्लैक्स के बारे में उन्होंने पूरी तरह से खराब बातें भरी होंगी उस सिलेबस के अंदर, ताकि उस सिलेबस को जो बच्चा भी पढ़े उसके दिमाग में एक ऐसी इमेज बन के तैयार हो कि नाजी हिटलर अच्छे हैं और बाकी सभी ब्लैक, जिप्सीज एंड ज्यूज जो हैं वो बुरे हैं। ऐसी इस तरह से इस स्ट्रेटेजी के जरिए जो है सिलेबस को तैयार किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बताते हैं। और इन्होंने रेशियल साइंस बनाई। रेशियल साइंस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा विज्ञान जिसमें कि कलर का भी भेदभाव इन्होंने दिखाया कि भाई जो गोरे हैं, काले हैं, उनके बेस पर भी यहाँ पे एक साइंस मतलब एक सब्जेक्ट या फिर एक नॉलेज तैयार किया गया। फिर इन्होंने जस्टिफाई किया नाजी आइडिया को रेस के बेस पर। नाजी रेस के बेस पर कैसे आइडिया को अपना मानते थे, ये चीजें यहाँ पर बताई गई, सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें बताई गई। ओके, फिर यहाँ पर आपको मैंने एक लाइन मार्क करके दी है। इन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन वर टॉट टू बी द लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। क्या मतलब क्या है इसका, यहाँ पर बच्चों को टॉट किया जाने लगा, पढ़ाया जाने लगा। क्या पढ़ाया जाता था कि वो लॉयल रहें, सबमिसिव रहें, किसके लिए, वर्शिप करें हिटलर की, और बीच में देखिए लिखा हेट ज्यूज। ठीक, ज्यूज से वो हेट करें और हिटलर की पूजा करें और हिटलर के लॉयल रहें और सबमिसिव रहें। ऐसा उनको सिखाया जाने लगा कि ज्यूज से आपको हेट करना है, हिटलर की पूजा करनी है और हिटलर के प्रति हमेशा एक अच्छे भाव रखने हैं और उनकी जो है पॉजिटिव चीजों को ही आपको ध्यान में रखना है। राइट, ऐसी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाने लगी बचपन से ही। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। आगे बताता हूं, इन्होंने कहा कि भाई जो हिटलर थे उनका एक चीज और मानना था कि यूथ जो है वो हमारे जर्मनी की स्ट्रेंथ है, ताकत है। इसलिए उन्होंने उन बच्चों को जो बॉयज हुआ करते थे उनको और मैसिव बनाने के लिए, मतलब कि ताकतवर बनाने के लिए ये माना कि जो बॉक्सिंग स्पोर्ट है वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे कि बच्चे स्ट्रांग बनेंगे और मैस्कुलिन बनेंगे। ठीक है, उनको मजबूत बनाने के लिए और मैस्कुलिन बनाने के लिए इन्होंने बॉक्सिंग को स्कूल में एक सिलेबस की तरह रखा और उन्होंने कहा कि ये आयरन हार्टेड बनाएगा, ये बॉक्सिंग जो होगा उनको एक पत्थर दिल जैसा बनाएगा। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरेंगे नहीं, आयरन हर्ट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, मैस्कुलिन रहेंगे। ऐसा बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के जरिए किया जा सकता है, ऐसा हिटलर का मानना था। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर है। आगे चलेंगे।
ये कुछ स्कूल की फोटो दिखाई गई है। आप देखोगे यहाँ स्कूल में, जर्मनी में स्कूल को ऐसे लिखा जाता था। ये कुछ एक टीचर है जो कि स्कूल के बच्चों को, कुछ बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और कुछ बच्चों को स्कूल में अंदर रहने दे रहे हैं। ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये कुछ बच्चे रो रहे हैं और ये कुछ बच्चे इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मजाक उड़ा रहे हैं ये कौन से बच्चे थे, और ये जो बच्चे स्कूल से बाहर निकाले जा रहे हैं ये ज्यूज के बच्चे थे, जिप्सीज के बच्चे थे और ब्लैक्स थे। तो यही चीज इस फोटो में दिखाई गई है कि वहां की हालत कैसी थी, वो लोग किस तरह से भेदभाव करते थे बच्चों के बीच में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने यूथ को डेवलप करने के लिए सिर्फ स्कूल का ही सहारा नहीं लिया, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे बनाई। इन यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या काम करते थे, ये लोग उनके कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करते थे, उनको पूरी तरह से जियोस के खिलाफ और नाजी के प्रति पूरी तरह से तैयार करते थे। ओके, आइए देखते हैं इन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या करना शुरू किया। इन्होंने एजुकेटिंग जर्मनी यूथ इन द स्पिरिट ऑफ द नेशनल सोशलिज्म नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। ठीक, इनका एक ये नाम जरूर याद रखिएगा, जुंग वोक। ये जुंग वोक उनके यहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 10 साल का बच्चा होने के बाद में इसमें उसको जाना पड़ता था। जुंग वोक ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो उसको इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाएगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स और रेगुलेशन के जरिए उस बच्चे को उसी तरह से तैयार किया जाएगा जैसे नाजी हिटलर का प्रोपोगेंडा थे। ओके, अगर 10 साल की उम्र में यहाँ भेजा जाएगा तो 14 साल की उम्र मतलब कि 14 ईयर की उम्र होने पर उसको साथ क्या किया जाए, तो 14 ईयर के होने पर ऑल बॉयज हैड टू द ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हिटलर यूथ। ठीक है, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हिटलर यूथ इसको बोला जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको 14 ईयर के होने पर एंट्री मिलेगी। ऐसा बच्चों के साथ था कि अगर आप 14 ईयर के हो गए तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, और अगर आप 10 ईयर के हैं तो जुंगवुक नाम की ऑर्गेनाइजेशन में आपको भेजा जाएगा। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें कि नाजी के बारे में सारी पॉजिटिव चीजें सिखाई जाती थी यूथ को, नाजी के ही अकॉर्डिंग उनमें उनको तैयार किया जाता था। ओके, आइए और क्या होने लगा यहाँ पर, वेयर दे लर्न टू द वर्शिप वॉर, जहां पे उन्हें वॉर करना सिखाया जाता था, वॉर करना सिखाया जाता था, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस करना सिखाया जाता था। इन ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हें तैयार किया जाता था कि अगर कभी वॉर हुई तो आपको कैसे लड़ाई करनी है। एग्रेशन, उनके अंदर गुस्सा भरा जाता था। किसके प्रति गुस्सा भरा जाएगा, तो ज्यूज के प्रति, जिप्सीज के और ब्लैक्स के जरिए, ब्लैक्स के प्रति इनके अंदर गुस्सा भरा जाता था। किनके अंदर, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे आते थे जिनको आप आगे प्रोग्रेस करके भेजा जाता था। ओके, और एक देखिए एक वर्ड और लिखा हुआ है, कंडेम डेमोक्रेसी। तो मैं आपको यहाँ तो एक वर्ड आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए जब वेमर रिपब्लिक बनी थी तो वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके सारे रूल्स डेमोक्रेटिक थे। बट जैसे जैसे हिटलर आए इन्होंने सारी की सारी डेमोक्रेसी खराब कर दी, सब कुछ हटा दिया इन्होंने, और इन्होंने अपने जरिए चलाना शुरू किया। ओके, हिटलर ने क्या किया कि अपने ही रूल्स लगाए, डेमोक्रेसी के सारे रूल्स हटा दिए। ये बातें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले सेशन मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें पिछले टॉपिक्स में ये सारी चीजें आई हैं। अगर आपको ने पुराना सेशन नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। फिलहाल मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि वेमर रिपब्लिक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन जब हिटलर आए तो हिटलर ने सिर्फ अपनी चीजों को चलाया। इन्होंने सिर्फ क्या किया कि अपने रूल्स बनाए, अपने हिसाब से जर्मनी को बदलने की सोची। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आने लगी। उसके बाद इन्होंने हेट ज्यूज कम्युनिटीज, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगरीज आर अनडिजायरेबल। इन्होंने कहा कि ये इन बच्चों को उस तरह से तैयार करो कि ये हेट ज्यूज करें, कम्युनिटीज से हेट करें, जिप्सीज से हेट करें, ऑल दोज कैटेगरीज जो कि अनडिजायरेबल हैं, जो कि देश के किसी काम की नहीं है, उन लोगों से इनको हेट करना सिखाओ। तो इस तरह से इन बच्चों को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तैयार किया जाने लगा। अब जब 14 ईयर होने के बाद में जब बच्चा 18 साल का होता था, ठीक, 18 साल में क्या करते थे, तो 18 साल में इनको लेबर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता था। ये लोग ज्वाइन करवा दिए जाते थे लेबर सर्विस नाम की ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके आगे जब बच्चा 18 साल के ऊपर लेबर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तैयार में ज्वाइन हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या होगा, तो उसके आगे एक टाइम आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको आर्म्ड फोर्सेस और एंटर ऑन द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, उसको नाजी ऑर्गेनाइजेशन और आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर। आपको उनको ध्यान रखना है कि 14 एज में कहाँ जाना है, तो 14 एज में आपको जुंग वॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाएगा। सॉरी 14 बोला है, 10 आपको 10 एज में आपको जुंग वॉक नाम के एक्सरसाइज ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जब 14 के होंगे तो क्या किया जाएगा, 14 के होने के बाद में हिटलर यूथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन में आपको डाला जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये चीज अपने ऊपर एक फील करके देखो कि अगर आपके साथ ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगा। ठीक है,
तो हिटलर यूथ नाम की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बच्चों को भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद 14 के बाद आती है 18 की एज। 18 की एज में क्या होगा, 18 की एज में आपको लेबर सर्विस में भेजा जाएगा। तो लेबर सर्विस के बाद कहाँ जाएंगे, तो लेबर सर्विस के बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नाजी ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, या फिर आप ऐसे कर लो कि अगर आप 18 ग्रेटर हो जाते हो तो आपको यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीजें आपको मजबूरी थी, ठीक है। नाजी हिटलर ने आपको तैयारी ऐसे किया है कि आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा करना है कि नहीं करना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 एजेस के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि नाजी हिटलर के टाइम पर स्टूडेंट्स को या फिर यूथ को कैसे तैयार किया जाता था, तैयार करने के बाद में उसको आर्म्ड फोर्सेस कैसे ज्वाइन कराई जाती थी, उनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन से निकलना पड़ता था, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो अच्छे से। यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन द 1922। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा। यूथ लीग जो बोला जा रहा है यहाँ पर, आप इसको हिटलर यूथ भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1922 में फाइंड किया गया था। तो सोचिए हिटलर तो वैसे तो 1933 में आए थे, राइट। हिटलर अपने पावर में 1933 में आए थे जब उनको चांसलर बनाया गया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कोई तब 1933 का नहीं बना है, ये 1922 से ही बनकर तैयार हो गया था। 1922 से बनकर तैयार हो गया था, तब तो वाइमर रिपब्लिक थी। तो वाइमर रिपब्लिक अपने हिसाब से यूथ को तैयार करती होगी, लेकिन जब 1933 में हिटलर आए तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से बदल दिया, इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस बदले, और फिर क्या हुआ, इन्होंने इस जो यूथ लीग है इसी को इन्होंने हिटलर यूथ के नाम से बताया। आपने अभी हिटलर यूथ देखा था, यहाँ पर हिटलर यूथ मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो यूथ लीग ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1922 में बनी थी, इसको आगे जाकर 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद इनका नाम क्या कर दिया गया, हिटलर यूथ कर दिया गया। हिटलर अपने हिसाब से इसको चलाने लगे। आई होप इतनी चीजें क्लियर। आप आगे देखोगे कि नाजी कंट्रोल में आ गया, ये नाजी कंट्रोल वर्ड लिखा हुआ है, ये यही बता रहा है कि ये जो लीग था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये नाजी कंट्रोल में आया और नाजी ने अपने हिसाब से इसको चलाया, ठीक है। अच्छा, क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन था वहां पूरी कंट्री में? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। बट स्टूडेंट्स, नाजी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया कि उनको सिस्टमैटिकली डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनको खत्म कर दिया और उनको फाइनली बैन कर दिया कि भाई अब खाली हिटलर यूथ ही काम करेगा, हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही देश के अंदर काम करेगा, बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काम नहीं करेगा। ऐसा हिटलर के टाइम पे हुआ। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक शॉर्ट वे में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। स्कूलों के सिलेबस चेंज कर दिए गए, जो टीचर्स अनरिलायबल थे उनको हटा दिया गया। सिलेबस चेंज करने के बाद ऐसे सिलेबस तैयार किए गए जिसमें नाजी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखी गई और जियोस के लिए निगेटिव थिंकिंग पढ़ाई जाने लगी। ओके, फिर उसके बाद में जब स्टूडेंट्स 10 साल के हो जाएं तो जुंगवॉक में भेज दिया जाएगा। 14 के हो गए तो फिर उनको हिटलर यूथ में भेजा जाएगा, और अगर आप 18 के पूरे हो जाते हैं तो लेबर सर्विस में, और 18 के बाद क्या होगा, आर्म फोर्सेज में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरे एक यूथ को बचपन से तैयार किया जाता था और लास्ट में 18 साल पूरा होने के बाद में उनको आर्म फोर्सेज ज्वाइन करा दी जाती थी। आई होप आपको हिटलर के टाइम पे यूथ का डेवलपमेंट कैसे होता था, यूथ कैसे वहां पर अपना लाइफ सर्वाइव करते थे, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे बात करेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। आपने बच्चों के बारे में जान लिया, अब जानते हैं महिलाओं के बारे में और माताओं के बारे में कि महिलाओं के साथ वहां पे कैसा व्यवहार होता था। क्योंकि आपने ये तो देखा ही है कि नाजी ने बेकसूर लोगों को बहुत मारा, तो खाली मेल ही मारे जाते थे या फीमेल भी मारे जाते थे या बच्चे भी मारे जाते थे। तो मैंने देखिए आपको पिछले अभी जस्ट पिछले पेज में आपको एक जगह बताया कि जब 1940 का जो टाइम आया था, यहां पर मैंने आपको बताया था 1940 के टाइम में आपको ये जो बच्चे थे, ये बच्चे गैस चैम्बर में डालकर खत्म कर दिए जाते थे, राइट। ये चीज मैंने आपको बताई, मतलब इन लोगों ने बच्चों पर भी कोई तरस नहीं खाया, बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो क्या महिलाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता था? आइए बताते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या था। तो यहां पर जब चिल्ड्रन इन द नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड, इनको बार बार बच्चों को यह सिखाया जाने लगा बार बार कि भाई जो महिलाएं हैं और जो बॉयज हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो जो गर्ल्स है और बॉयज हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर इनको ये बताया जाने लगा, बॉयज को ये पढ़ाया जाने लगा कि बॉयज जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं और स्टील हार्टेड होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, मतलब कि एक मजबूत दिल होता है उनका, वो छोटी छोटी चीजों में थक नहीं
सकते हैं, रो नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा उनको एक फौलादी दिल तरीके का बनाया जाता था। लेकिन जो गर्ल्स होती थी, गर्ल्स के लिए बिल्कुल अपोजिट बताते थे। ये लोग कहते थे कि गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ घर में जो है बच्चों को संभालने के लिए और उनका खाना पीना तैयार करने के लिए रखा जाता था। ये चीजें इसमें लिखी हुई है, अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताता चलूंगा। तो ये चीज क्लियर है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ये इस चीज की लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं बॉयज और गर्ल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो आप लोग इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये देखिए इक्वल राइट्स लिखा हुआ है, इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके इक्वल राइट्स? मेन और वुमेन के जो इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये बात करना बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है। डेमोक्रेटिकली स्ट्रगल जो लोग कर रहे हैं कि नहीं डेमोक्रेसी में जो है मेन को और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो ये चीज क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नाजी हिटलर ने कहा। अब मेन और वुमेन कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा नाजी हिटलर की सोच थी। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर मान लीजिए इक्वल हुआ तो क्या हुआ, तो नाजी का कहना था कि जिस सोसाइटी में मेन और वुमेन को इक्वल दर्जा दिया जाता है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी का विनाश तय है। ऐसा हिटलर का मानना था। ओके, तो इन्होंने बच्चों को, जबकि लड़कों को ये पढ़ाया कि आपको एग्रेसिव होना है, आक्रामक होना है, गुस्से वाला बनना है, मैस्कुलिन बनना है, ताकतवर बनना है, स्टील हार्टेड, आपको जो है एक मजबूत दिल बनना है। और जबकि लड़कियों को क्या बताया जाता था, लड़कियों को बताया जाता था कि आपको एक अच्छी मदर बनकर दिखाना है, ठीक है। आपको रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, तो आपको जो है एक प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को जन्म देना है, ऐसा इन लड़कियों के दिमाग में बचपन से ही सिखाया जाता था, ठीक, ताकि बड़े होते होते ये लोगों के दिमाग में, बस लड़कियों के दिमाग में बस यही चीज रहे कि एक गुड मदर बनना है और एक आर्यन प्योर ब्लडेड चिल्ड्रन को जन्म देना है। ऐसी चीजें वहां की लड़कियों के दिमाग में भरी जाती थी, उनको बॉयज के इक्वल नहीं रखा गया, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि अगर गर्ल्स हो आप, तो आपको जो है मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। किस चीज की मेंटेनेंस? आपको प्योरिटी रखनी पड़ेगी रेस के जरिए। रेस मतलब वही कलर, कि आपको आर्यन बन के रहना पड़ेगा, आप कभी भी जीव्स के साथ नहीं उठ बैठ सकती। ये देखो इन्होंने कहा कि अपने आप को डिस्टेंस करो, डिस्टेंस मतलब दूरी बना के रखो, किसके साथ? जीव्स के साथ। आप जीव्स के साथ उठ बैठ नहीं सकती हो। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि लुक आफ्टर द होम, द टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज के बारे में जरूर बताओ, नाजी के बारे में पॉजिटिव चीजें ही बताओ। ऐसा महिलाओं के ऊपर प्रेशर बनाया गया, या फिर महिलाओं को ये चीजें सिखाई गई। आई होप इतनी चीजें क्लियर है आपको। आगे बात करते हैं। तो 1933 में जब हिटलर ने एक बात कही, इस बात को आपको समझना चाहिए। हिटलर ने कहा कि जो महिलाएं हैं, जो मदर हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीजन है हमारे देश के लिए, ठीक। महिलाओं को एक अच्छा दर्जा दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट सिटीजन है हमारे लिए। बट इन द नाजी जर्मनी ऑल मदर्स नॉट ट्रीटेड इक्वली, महिलाओं को, मदर्स को, माताओं को जो है अच्छा सिटीजन तो बताया, लेकिन सारी महिलाओं को इक्वली नहीं माना इन्होंने कहा कुछ ही महिलाएं अच्छी हैं, सब की सब अच्छी नहीं हो सकती। अब कौन सी अच्छी नहीं हो सकती? तो वो महिलाएं अच्छी नहीं है जो आर्यंस के चिल्ड्रंस को जन्म नहीं देती हैं, जो जिप्सीज या ज्यूज के बच्चों को जन्म देती हैं, वो महिलाएं खराब हैं नाजी हिटलर के नजर में। ओके, तो उन महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है, जो आर्यंस बच्चों को जन्म दे रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और जो जिप्सीज या ज्यूज के बच्चों को जन्म देती हैं, वो बहुत ही खराब है। ऐसा इन्होंने सोच बनाई और इन्होंने पूरी पब्लिक को यही समझाया। अच्छा, अब बताते हैं इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज बताया, अब बताते हैं आपके थ्योरी में क्या दिया हुआ। वुमेन हु बोर्न रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन दे पनिश्ड, ठीक है। तो जो अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती हैं, रेशियली अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती हैं, उनको पनिश्ड किया जाता था, उनको जो है सजा मिलती थी स्टूडेंट्स, ठीक है। उन महिलाओं को सजा दी जाती थी। दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन, और जो महिलाएं डिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म देती थी, उनको अवार्ड मिलता था। ये बात ध्यान रखना, आपको थ्योरी लिखने में, आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। एक एक पॉइंट ध्यान रखो, महिलाओं के साथ क्या होता था। तो जो अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देंगी तो उन्हें पनिश किया जाएगा, और जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देंगी उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा हिटलर का कहना था, ठीक है। अच्छा, अवार्ड किस टाइप का था ये भी ध्यान से देखो। इन्होंने कहा कि अवार्ड जो होगा वो एक तरह से ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, एक फेवर ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर अच्छे फेवर का एक ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, ठीक। और क्या होगा? कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगी, किस पे? दुकानों पर, शॉप्स पे छूट मिलेगी, थिएटर टिकट्स में छूट मिलेगी, रेलवेज के फेयर्स में छूट मिलेगी। इस तरह के अवार्ड जो हैं
महिलाओं के लिए रखे गए। तो ये जो सारी चीजें थी, शॉप्स, थिएटर टिकट, रेलवे फेयर्स, इस तरह का लालच देकर महिलाओं को उकसाया जाता था कि आपको जो है डिजायरेबल चिल्ड्रन को ही बॉर्न करना है। ओके, बट जो महिलाएं नहीं कर पाती थी उनके लिए पनिशमेंट रखा जाता था। अभी इतना ही नहीं था, अभी आगे थ्योरी में एक लाइन और बोली गई है कि जो महिलाएं, उनको जो है मोटिवेट भी किया जाता था कि आपको जो महिलाएं आर्यंस को जन्म दे सकती थी वो ज्यादा से ज्यादा, उनको कहा जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन ग्रोथ करिए। तो क्या करा जाता था, इनके लिए एक ऑफर रखे गए थे कि भाई अगर आप ऑनर क्रॉसेस करती हैं तो उनको अवार्ड किया जाएगा और ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा अगर आप 4 चिल्ड्रन की मां हैं। अगर आपने 4 बच्चों को जन्म दिया है तो ब्रॉन्ज। सिल्वर कब मिलेगा, सिल्वर आपको 6 बच्चों पर मिलेगा और एक गोल्ड जो है वो 8 बच्चे या उससे ज्यादा पर मिलेगा। मतलब देखिए एक क्या है कि यहाँ पर समाज को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। वो लोग अपने आर्यंस बच्चों के लिए महिलाओं को किस तरह से उकसा रहे हैं कि आपको इस तरह के अवार्ड दिए जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज। ऐसा लग रहा है कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, ठीक है, कोई लाइफ नहीं चल रही स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कोई स्पोर्ट्स चल रहा है कि इस तरह से महिलाओं को जो है उकसाया जा रहा है कि आपको ब्रॉन्ज मेडल से और सिल्वर मेडल एंड गोल्ड मेडल, इस तरह की चीजों को लालच देकर महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर कि महिलाओं को किस तरह से बच्चों को ट्रीटमेंट करने का वो समझाया गया। अब आके बात करते हैं कि जो महिलाएं आर्यंस हैं, ठीक है, ऑल आर्यन वुमेन, जितने भी महिलाएं आर्यन है, अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट किया, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार्य संहिता, मतलब कि उन्होंने अगर इसका उल्लंघन किया, नाजी हिटलर के रूल्स को नहीं माना, ठीक है, उन्होंने उनके खिलाफ काम किया, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। आपने अवार्ड देख लिया, अवार्ड क्या मिलेंगे, अब देखिए पनिशमेंट क्या मिलेगी। पनिशमेंट भी बहुत खतरनाक होती थी इनकी, एक महिला के लिए तो बहुत ही खतरनाक है ये पनिशमेंट जो इन्होंने रखी। इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हु मेंटेन द कॉन्टेक्ट विद द ज्यूज, जो महिलाएं ज्यूज के साथ रहेंगी, ज्यूज के साथ कॉन्टेक्ट रखेंगी, या पोल्स के साथ या रशियंस के साथ उनको कॉन्टेक्ट रखेंगी, उनको परेडेड किया जाएगा और क्या किया जाएगा, सेव्ड हेडेड, उनके सेव्ड हेडेड का मतलब कि हेड्स क्या हो गया, उनको गंजा किया जाएगा। ठीक है, पनिश के तौर पे पहली सजा है गंजा किया जाएगा। दूसरा ब्लैकेंड फेसेस, उनके चेहरे को काला किया जाएगा, वो होता नहीं कालिक पोत देना चेहरे पर, ये किया जाएगा। दूसरा प्लेकार्ड्स, हैंगिंग मतलब लटकाना, प्लेकार्ड्स मतलब तख्ती या दफ्ती आप बोल सकते हो, उनके गले में दफ्ती लटकाकर उस पर यह लिख दिया जाएगा, आई हैव शूली द ऑनर ऑफ द नेशन। क्या है इसका मतलब, मैंने देश के साथ गद्दारी की है, ये चीज लिखकर एक दफ्ती उनके गले में लटका दी जाएगी और उनको पूरे शहर में घुमाया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह की एक टाइट पनिशमेंट दी जाती थी। जो महिलाएं इन चीजों को नहीं मानती थी उनके लिए इस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको एक क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दी गई, आप जब पेपर लिखने बैठोगे तो आपको कुछ ही चीजें मोटी मोटी याद रह जाएंगी, जो कि आपको कुछ आश्चर्य चीजें जो हमारे दिल में बैठ जाती हैं कि ऐसा भी होता था। तो ये चीजें जो हमारे दिल में बैठ जाती हैं यही चीजें हम लोग पेपर में लिख पाते हैं। बाकी सारी चीजें अक्सर ही क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है मिस हो जाते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार ध्यान से देख लेने हैं। मैंने देखिए इसीलिए ब्लू कलर में इनको कर दिया है, आपको ध्यान, ये ब्लू कलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज लिखी है जो हमको पेपर में लिखनी चाहिए। ओके, तो वैसे तो ये बहुत सारा लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों को पढ़ो, इनमें से कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी, कुछ चीजें भूल जाओगे। जो याद रह जाएंगी वही काफी है आपके लिए कि आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी। तो ठीक है, मदरहुड के बारे में आपको क्लियर हो गया कि मदरहुड का क्या कंडीशन थी नाजी हिटलर के यहाँ। नाजी हिटलर ने कैसे महिलाओं को जो है उकसाया और कैसे उनको पनिश दी और कैसे अवॉर्ड किया, ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में आपके सिलेबस में बताई गई। अब आगे चलेंगे 4.2 के ऊपर, बात करेंगे आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा के ऊपर कि इन्होंने बाकी चीजों को, आखिर लोगों को ये जो चीजें अप्लाई करवा रहे थे तो लोग इतने आसानी से मान क्यों जाते थे। ठीक, क्या लोगों ने कभी इनका विरोध नहीं किया। ये लोग आते होंगे किसी भी महिला को जो है ऐसे पकड़ के लेके जाते होंगे तो क्या वो महिलाएं विरोध नहीं करती थी। या फिर ये सोचो कि आखिर इनकी स्पीच में ऐसा क्या होता था कि किसी भी पब्लिक ने कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि भीड़ का भीड़ इनके साथ एक इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से नाजी हिटलर की जो पावर थी वो बहुत आसमान छूने लगी। नाजी हिटलर की पावर आसमान छूने लगी, इसलिए तो नाजी आसानी से ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है, तो ये क्यों ऐसे पॉसिबल क्यों हुआ, लोगों को ये क्यों नहीं लगा कि ये लोग हमें मारने जा रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें इनके स्पीच में कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती थी जिससे कि लोगों को अंदाजा ही नहीं होता था कि ये करने क्या वाले हैं। आइए बताते हैं इस थ्योरी में क्या आपको समझाया गया। देखिए जो नाजी थे, नाजी ने अपना स्पीच या फिर अपने बात को रखने का जो तरीका था वो एक अलग तरीके से रखा। ठीक, ताकि लोगों को डर बिल्कुल ना लगे।
ठीक है, आइए बताते हैं क्या क्या चीजें थी। तो नाजी जो रेजिम था, उन्होंने लैंग्वेज एंड द मीडिया विद केयर, उन्होंने अपनी भाषा का और मीडिया का बहुत ही ख्याल पूर्वक या बहुत ही देखभाल से उन्होंने क्या किया, इसका यूज किया। मीडिया का बहुत अच्छा यूज किया इन्होंने, जिससे कि एक ऑफ्टन अक्सर क्या हो कि एक ग्रेट इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़े। अपनी भाषण में इन लोगों ने ऐसी भाषाओं का यूज किया, भाषाओं मतलब बोलते तो अपनी भाषा में थे, लेकिन सब ऐसे शब्दों का यूज किया कि लोगों को कभी डर नहीं लगा, बल्कि वो ऑल मोटिवेट होते थे। ओके, आइए बताते हैं क्या क्या चीजें थी। तो नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल एंड मर्डर। नाजी ने अपने जो स्पीच देते थे, जो लोगों को समझाते थे, अभी जैसे आर्यंस को समझाना है कि ज्यूज खतरनाक है, तो ये चीजें वो लोग जो है किल वर्ड और मर्डर वर्ड तो कभी यूज ही नहीं करते थे। और जबकि किलिंग सबसे ज्यादा इन्होंने ही की थी, मारने वाला वर्ड कभी यूज नहीं किया, लेकिन किलिंग सबसे ज्यादा इन्होंने की। तो ऐसा कौन से तरीके थे जिससे कि ये लोग इन वर्ड्स को बिना बोले लोगों को ये समझाते थे कि ज्यूज को खत्म करना है। ठीक है, आइए बताते हैं। तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये लोग करते थे, उसमें किल और मर्डर वर्ड का कभी यूज नहीं किया। ये लोग मास किलिंग करते थे। मास किलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ग्रुप वाइज मार देना। ठीक है, मास किलिंग का मतलब हो गया जब बहुत सारे लोगों को एक साथ ग्रुप वाइज इकट्ठा करो और उनको एक साथ खत्म करो, किलिंग करो, तो ये मास किलिंग है। तो ये टर्म को, ये जो मास किलिंग टर्म है, ये लोग कहते थे कि भाई ये स्पेशल ट्रीटमेंट है आपके लिए। मास किलिंग वर्ड को किस वर्ड से बोलते थे? स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपको। ठीक है, ग्रुप का ग्रुप इकट्ठा किया गया, उसको बोला गया आप चलिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि मास किलिंग मिलेगी, ये नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये वर्ड यूज किया जा रहा है। बल्कि ये बोला जा रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज को ये बोला जाता था कि चलिए हिटलर ने आपको फाइनल सॉल्यूशन के लिए बुलाया है। ठीक है, ऐसे समझो जरा इस कहानी को कि फाइनल सॉल्यूशन वर्ड बोला जाता था। ये नहीं बोल रहे हैं कि मर्डर किया जाएगा या किल किया जाएगा, बल्कि ये बोल रहे हैं कि आपका फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, चलिए हिटलर ने बुलाया, आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से लोगों के सामने बातें रखी जाती थी। यूथनेशिया वर्ड यूज करते थे किसके लिए? जो लोग डिसेबल्ड होते थे, जो लोग हाथ पैर से मजबूत नहीं है, जिनका एक हाथ नहीं, पैर नहीं या विकलांग है, तो उन लोगों के लिए बोला जाता था आपको यूथनेशिया दिया जाएगा। देखिए इस वर्ड को सुनकर ही आधी चीजें समझ में नहीं आती, यूथनेशिया में क्या होगा। ठीक है, यूथनेशिया में क्या होगा, ये चीजें आधी चीजें से समझ में ही नहीं आती, बस आपसे बोला जा रहा है कि आपको यूथनेशिया मिलेगा। चलिए आइए चलते हैं, यूथनेशिया लेने चलते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वहां के लोगों को बोली गई, ये नहीं बोला गया कि भाई किल करा जाएगा। ओके, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इन्होंने बोला कि आपको डिसइंफेक्शन किया जाएगा, आप में इन्फेक्शन है, आपके इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा, इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा, ऐसे वर्ड डिसइंफेक्शन वर्ड यहाँ पे यूज किए गए। इवैक्यूएशन वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब होता है डिपोर्टिंग पीपल टू द गैस। जब भी लोगों को गैस चैम्बर में भेजना होता था तो इनसे बोला जाता था आपका इवैक्यूएशन होगा, आप गैस चैम्बर के अंदर जाइए, आपका इवैक्यूएशन होगा। और यह भी ध्यान रखिए कि इन्होंने गैस चैम्बर को कभी गैस चैम्बर बोला ही नहीं, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये गैस चैम्बर है आप इसके अंदर जाइए, इन्होंने तो ये बोला कि गैस चैम्बर जो है वो डिसइंफेक्शन एरिया है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, गैस चैम्बर को कभी गैस चैम्बर बोला ही नहीं, बल्कि डिसइंफेक्शन एरिया नाम बोलकर लोगों को उसके अंदर भेजा गया। और लोगों को अंदर जाने पर भी क्या हुआ, महसूस ही नहीं हुआ कि वो गैस से खत्म होने वाले हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फेक शावर हेड लगाया गया। वो जो गैस चैम्बर बनाया गया था वो एक बाथरूम के टाइप में बनाया गया था। कैसा दिखता था गैस चैम्बर? एक बाथरूम जैसा दिखता था। उसके अंदर फेक शावर हेड लगाया गया, फेक शावर, जो फुवारे होते हैं ना जिसमें बात किया जाता है, नहाया जाता है, शावर, तो वो फेक शावर लगाए गए, जिससे कि कोई अगर अननोन पर्सन अंदर आता है, वो उस एरिया को देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं किसी बाथरूम के अंदर हूँ। ठीक है, और ये बाथरूम में क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि डिसइंफेक्शन, उनमें इन्फेक्शन है, उन लोगों में इन्फेक्शन है, तो उनको इन्फेक्शन फ्री किया जाएगा, ऐसा बोलकर उनको गैस चैम्बर के अंदर भेजा जाता था। और बस उसके बाद गैस चैम्बर को बंद और गैस रिलीज, और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, लोगों की डेथ हो जाएगी। तो ये चीजें जो थी लोगों को अलग वर्ड में जो है बुलाया जाता था और इस तरह से उनको डेथ दी जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो, आप ये चीज समझ गए होंगे कि आखिर उनका क्या कला क्या थी, क्या आर्ट क्या था उनके प्रोपेगेंडा का, कैसे वो लोग इतनी मास किलिंग करते थे। ओके, चलिए आइए बताते हैं अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले वाली लाइन में ही बता चुका हूं कि भाई ये जो मीडिया का यूज है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से किया।
ठीक है। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू द विन सपोर्ट ऑफ द रेजिम एंड द पॉपुलरिटीज ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड। मीडिया जो था इसने पूरा सपोर्ट किया किसका, नाजी हिटलर का। मीडिया ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए नाजी हिटलर का पूरे अच्छे से सपोर्ट दिया। मीडिया का ही एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा कि ये लोग अपनी सारी बातों को एक पॉजिटिव वे में लोगों तक पहुंचा पाए। ओके और किन चीजों का इन्होंने सहारा लिया, लोगों के दिलों में ज्यूज के प्रति गलत चीजें पैदा करने के लिए किन चीजों का सहारा लिया गया। तो पहली चीज थी मीडिया, दूसरी चीज थी विजुअल इमेज, तीसरी चीज थी फिल्म्स बनाई गई, रेडियो पर बताया गया, पोस्टर्स बनाए गए, कैची स्लोगन्स बनाए गए, लिफलेट्स बनाए गए। तो विजुअल इमेज एक प्रत्यक्ष रूप में एक ऐसी इमेज बना के रखी गई लोगों के सामने कि ज्यूज क्या है, बहुत ही ज्यादा खराब हैं, ऐसी इमेज लोगों के सामने रखी गई। उनके ऊपर निगेटिव फिल्म्स बनाई गई। होता नहीं अभी जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपके माइंड में एक ऐसी इमेज बनके तैयार हो जाती है, पहले से ही तैयार रहती है भाई एक विलन होगा एक हीरो होगा। हर इंसान हीरो के सपोर्ट में रहता है, ठीक है, आपको हीरो ही पसंद आएगा। अगर हीरो को मार पड़ रही है तो आपको बुरा लगने लगता है, हीरो अगर दूसरे विलन को मार रहा है तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो ये आपके इंटरनल इमेजेस है ना। तो बस यही चीजें ज्यूज को निगेटिव दिखाने के लिए, एक विलन दिखाने के लिए फिल्म का सहारा लिया जाने लगा। ऐसी फिल्म्स तैयार की गई जिनमें ज्यूज को निगेटिव इमेज में दिखाया गया। रेडियोस पे निगेटिव चीजें बताई जाने लगी ज्यूज के बारे में, ताकि जब लोग सुनेंगे तो ज्यूज के खिलाफ वो लोग नफरत करने लगेंगे। गली गली में पोस्टर्स लगाए गए, कैची स्लोगन्स, जो कि ऐसे स्लोगन्स होते, स्लोगन्स मतलब नारे, ऐसे नारे लगाए गए जिसमें ज्यूज के खिलाफ बातें बोली जाती थी। लीफलेट्स मतलब तख्तियां, होता है ना कि एक आदमी तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर कुछ तख्ती के ऊपर लिखा रहता है। तो ये लीफलेट्स जो है लोगों के हाथों में थमाई गई और इससे क्या हुआ, एक ऐसा मैसेज पहुंचा लोगों के बीच में कि भाई जो ज्यूज हैं वो खराब है। मैं सिर्फ खराब वर्ड बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो वो खराब है, किस लिए, समाज के लिए खराब है। तो ये सारी चीजें लोगों के दिलो दिमाग में इन सभी चीजों की हेल्प के जरिए भरा गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, किन चीजों का सहारा लिया गया लोगों को भड़काने के लिए। अच्छा, इन्होंने पोस्टर्स ग्रुप्स के जरिए ये कहा कि भाई ये जो जर्मन्स के जो लोग हैं, ये लोग मतलब जर्मन्स के वो लोग जो कि ज्यूज, ब्लैक और जिप्सीज हैं, ये क्या है, इनेमीज हैं। इनेमीज किसके हैं, ऑफ द जर्मन्स, इनेमीज ऑफ द जर्मन्स। तो जर्मन्स के इनेमीज हैं कौन, ये ज्यूज, ब्लैक्स और जिप्सीज। ये स्टीरियोटाइप्ड हैं, मोक्ड हैं, दुष्ट हैं, ठीक है, अप्यूज्ड हैं एंड डिस्क्राइब्ड एज अ एविल, और उनको एक एविल के तरीके, एक राक्षस के तरीके से लोगों के दिमाग में इमेज बनाई गई कि ये जो ज्यूज होते हैं ये राक्षस होते हैं, ये मोक्ड होते हैं, ठीक है, भूत पिशाच तरीके से, एक दुष्ट आत्मा की जैसा इनके दिमागों में इमेज बनाई गई। किसके, लोगों के दिमाग में, कि ज्यूज से नफरत करनी है, ये अच्छे लोग नहीं है, ऐसी चीजें यहाँ तैयार की गई। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज द वीक एंड डिजेनरेटेड। इन्होंने कहा कि भाई जो सोशलिस्ट हैं और जो लिबरल्स हैं, ठीक है, जो कि नाजी के अपोजिट पार्टीज हैं, तो नाजी लोगों ने लोगों को क्या बताया कि जो सोशलिस्ट होते हैं, जो लिबरल्स पर्सन्स होते हैं, वो वीक, कमजोर होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं, इनको दोबारा जनरेट करने की जरूरत है, इनको मार के दोबारा जनरेट करने की जरूरत है। और वर अटैक्ड एंड द मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, और ये भी बोला गया कि ये लोग क्या हैं, मैलिशियस फॉरेन एजेंट हैं, ये बाहर से आए हुए एजेंट हैं, ये अपने देश के नहीं है, ये जर्मनी के बिल्कुल नहीं है, ये बाहर से आकर हमारे देश में बस गए हैं, इसलिए इनको भगाना जरूरी है। ऐसा लोगों के दिमाग में इमेज तैयार की गई। ओके, आइए और बताते हैं। इन्होंने जो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि भाई एक फिल्म का सहारा लिया जाता था लोगों के दिमाग में ज्यूज के खिलाफ निगेटिव इमेज तैयार करवाने के लिए, राइट। तो उस समय की जो सबसे इनफेमस फिल्म थी, जो सबसे खराब फिल्म थी, वो थी द इटर्नल ज्यू। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैंने इसको सर्च भी किया था, ये रियल में ऐसा है। इटर्नल ज्यू नाम की आपको यूट्यूब पर एक वीडियो मिल जाएगी, मतलब एक फिल्म मिल जाएगी, कुछ लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा की है। तो वो जो है, वैसे तो उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो जर्मनी लैंग्वेज में बनाई गई है, ठीक है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, आई थिंक वो इंग्लिश लैंग्वेज और जर्मनी लैंग्वेज दोनों में है, बट हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। तो ये इटर्नल ज्यूज उस टाइम की सबसे ही ज़्यादा खराब फिल्म थी। खराब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर ज्यूज को इस कदर दिखाया गया है कि अगर आप देख लो ना तो ज्यूज के प्रति आपको घृणा पैदा हो जाए अंदर से। इस तरह की फिल्म को तैयार किया गया है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ये पोस्टर लिया हुआ है, ये पोस्टर उसी फिल्म का ही है, ठीक है। ये पोस्टर लिखा हुआ है ये ज्यूड जो लिखा हुआ है ये ज्यूज ही है, ये ZEW। मैं ऐसा अंदाजा लगा पा रहा हूँ, मैंने सर्च नहीं किया है कि ज्यूड है कि ज्यूज है, बट ये जर्मनी में मुझे लगता है ज्यूड लिखा गया है और इंग्लिश में से ज्यूज बोला जाता है, ठीक है। ये पोस्टर उसी फिल्म का है। तो ये तो थी ये द इटर्नल ज्यूज जो फिल्म थी, आप इसका नाम याद रखना, पेपर में अगर आप लिखोगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।
ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर द स्टीरियोटाइप्ड एंड द मार्क्ड। इन्होंने कहा कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो उनको अलग थलग बताया गया कि वो हमारे जैसे नहीं है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। जबकि स्टूडेंट्स रियलिटी में ऐसा कुछ था भी नहीं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो ऑर्थोडॉक्स है बिल्कुल अलग है। ये भी बताया कि ये लोग क्या करते हैं, ये फ्लोइंग बियर्ड्स, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, वियरिंग कफ्तान्स, ये कफ्तान पहनते हैं, कौन, ऑर्थोडॉक्स जूस, मतलब कि ये पूरी तरह से हमसे अलग हैं, ये हमारे जैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इनकी दाढ़ियां बड़ी होती हैं, कफ्तान पहनते हैं, हमसे बिल्कुल अलग दिखते हैं, ऐसा एक इमेज तैयार की गई। कैसे दिखते हैं मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये कपड़ा जो पहना गया है इसे ही कफ्तान बोलते हैं। ऐसी इमेज लोगों को बताएगी कि ये लोग ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है इनकी और ये कफ्तान पहनते हैं। तो ये इस तरह का जो पर्सन है, इसी के बारे में बात की जा रही है। इसको ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आप समझ सकते हो। तो इस तरह की इमेज जो है लोगों को बताई जाने की कि भाई हम जर्मन जो है वो इनसे बिल्कुल अलग है, हम ऐसे नहीं है, हम इनसे बिल्कुल अलग है, ना हमारी दाढ़ी होती है, ना हम लोग कफ्तान पहनते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई गई है। आगे आपको बताता हूं, जबकि जो इन्होंने इमेज बनाने की कोशिश की लोगों के दिल में, तो चलिए ये तो कामयाब तो हुए इमेज में, लेकिन क्या सच में ऐसा था कि या ऑर्थोडॉक्स ज्यूज बिल्कुल ही अलग दिखते थे हमसे, क्या वो हमारे जैसे नहीं होते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने आगे भी बताया हुआ है कि जबकि रियलिटी में वो लोग बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, बल्कि कठिनाई होती थी, आप फर्क नहीं कर पाओगे कि जर्मन ज्यूज बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहर से देख के आप बता ही नहीं पाओगे कि भाई कौन जर्मन का ज्यूज है और कौन नहीं है, ठीक है, कौन आर्यंस है कौन ज्यूज है, आप बता ही नहीं पाओगे बाहर से। लेकिन इन्होंने लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज बनाई कि नहीं ये अलग होते हैं, हमारी समाज के नहीं है, बहुत अलग है, बाहर से आए हुए विदेशी हैं, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी, ये सबसे ज्यादा खराब एसिमिलेटेड कम्युनिटी है। और वर्मिन, रैट एंड पेस्ट, मतलब कि केचुआ, कीड़ा, चूहा नाम से ज्यूज को संबोधित किया जाने लगा देश के अंदर। जहां भी ज्यूज दिख जाते थे उनको केचुआ बोला जाता था, चूहा बोला जाता था और कीड़ा बोला जाता था उनको। इस तरह की इमेज जो है लोगों की दिमाग बनाई गई कि भाई जहां भी ज्यूज दिखे आपको ऐसे शब्द उनके लिए यूज करने हैं। बिल्कुल ही समाज से अलग थलग करवा दिया गया ज्यूज को, ठीक। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले सेशन में बताया कि ज्यूज की ही हालत सबसे ज्यादा खराब थी। तो कुछ इस तरह की इमेज वहां पे तैयार की गई। और यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल टैप्ड इन द इमोशंस। नाजिज्म का पूरा जो वर्क था, पूरा का पूरा जो काम था, उद्देश्य था, वो ये था कि सभी जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके माइंड को टैप कर लिया जाए और उनके इमोशंस को कवर कर लिया जाए और उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के उनके इमोशंस को तैयार किया जाए कि वो पूरी तरह से नाजी जो ज्यूज हैं उनके खिलाफ तैयार हो जाए, वो उनके खिलाफ बोलने लगे। ऐसा उन्होंने करना सब तैयार कर दिया। उनके जो एक मोटिव रहता था, जो लक्ष्य रहता था, वो यही था कि जितने भी जर्मन्स जो नाजी हैं उनको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि ज्यूज के खिलाफ पूरी तरह से नफरत भरी हो। ओके, तो ये पूरा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने यहाँ चला रखा था। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में आपको यही सीखना था, इनकी क्या कलाएं थी। मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊं तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि इन्होंने किल और मर्डर जैसे वर्ड्स का कभी यूज नहीं किया। इन्होंने मास किलिंग, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेशिया, डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया, ठीक है, जिससे कि पता भी नहीं चलता था कि इन वर्ड्स के पीछे क्या छुपा हुआ है, इन वर्ड्स के पीछे मौत छुपी हुई है, ऐसा कभी पता ही नहीं चला। गैस चैम्बर को कभी गैस चैम्बर बोला ही नहीं, इन लोगों ने डिसइंफेक्शन एरिया बोला उस चीज को। आप डिसइंफेक्शन एरिया में जाओगे तो जितना भी इंफेक्शन होगा आपके अंदर वो खत्म हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगने लगा। अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, लोगों के तक पहुंचाने के लिए इन्होंने फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स का बहुत अच्छा यूज किया, स्लोगन्स, लीफलेट्स का अच्छा यूज किया और ज्यूज को इस तरह से दिखाया कि भाई वो बिल्कुल ही भूत पिशाच जैसे हैं, वो हमारे समाज के नहीं है, बाहर के क्या है, वो फॉरेन एजेंट है वो लोग, ठीक। लोगों के दिमाग में और तगड़ी इमेज बनाने के लिए इन लोगों ने द इटर्नल ज्यूज जैसी फिल्मों को रिलीज करना शुरू किया, जिसके अंदर ज्यूज के बारे में बिल्कुल ही खतरनाक चीजें दिखाई गई कि वो हमारे समाज के बिल्कुल नहीं है। और यह भी दिखाया गया कि भाई जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं वो लोग क्या होते हैं, फ्लोइंग बियर्ड और वियरिंग कफ्तान, उनकी दाढ़ी बड़ी होती है, कफ्तान पहनते हैं, इसका मतलब यह है कि ये हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है। और इनको वर्मन, रैट्स एंड पेस्ट, कीड़ा मकोड़ा और केचुआ, चूहा, इन सब नामों से संबोधित किया जाने लगा किसको, ज्यूज को। ओके, आई होप इतनी चीजें क्लियर। आगे चलेंगे, ये था इनका, मैंने आपको दिखाई दिया है।
ये पोस्टर में स्टूडेंट्स ये दिखाया जा रहा है, आपकी बुक का ही पोस्टर लिया गया है। इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि जो ज्यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। इन्होंने ये दिखाया कि भाई जो ज्यूज है ये एक लालची इंसान होते हैं, इन लोगों को बस पैसों से प्यार होता है, ठीक है। ये लोग पैसे को ही भगवान मानते हैं। जब तक ये लोग पैसा नहीं पा जाते हैं तब तक ये लोग एक राक्षस की तरह घूमा करते हैं, और ये लोग जो है पैसा पाने के बाद में ही संतुष्ट होते हैं। इन लोगों ने ग्रेट ग्रेट क्राइम्स कर दिए हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। ऐसे पोस्टर के जरिए लोगों को भड़काया जाता था। आपसे बोला था मैं, पोस्टर का यूज किया जाता था बताने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। तो इस इमेज का यही यूज किया गया है इसमें। इस इमेज को जो है बताया गया है वो यही बताया जा रहा है कि भाई इन लोगों को पैसा बहुत प्यारा है। ये एक ज्यूज बैठा हुआ है ऊपर और नीचे पैसे की गठरी रखी हुई है, पैसे का बैग रखा हुआ है। तो इस तरह की इमेज जो है लोगों को समझाई जाती थी कि इन लोगों को पैसा ही बहुत प्यारा है, बाकी किसी से प्यार नहीं है। तो ये जो चीजें थी इन लोगों ने लोगों के बीच में भरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का सेशन पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने आपके लेसन्स का थ्योरी जो पॉइंट नंबर 4 था वो भी अच्छे से कवर कर लिया है। आपको अगर कोई क्वेरी बनती है इस पूरे 4th टॉपिक में तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। पुराना सेशन और इसके आगे का सेशन आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप राइट कॉर्नर में जाकर सेटिंग में देखेंगे तो आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर आपको वहां से पुराने सेशन और नए सेशन की दोनों लिंक मिल जाएंगी, या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहां भी आपको लिंक मिल जाएंगी। अगर आपको पुराना सेशन देखना है तो चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करने के साथ साथ स्टूडेंट्स एक और आपसे बात बोलूंगा कि अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप इसको जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आगे आने वाले सेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी होती है तो आप हमें जो है टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो मैथ सॉल्यूशन के डाउट सॉल्यूशन हम लोग डेली संडे को लेकर आते हैं, तो वो चीज़ अगर आपको मैथ में कोई सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।